गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे थे। मैंने आपसे कहा था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। मैंने कहा था रियल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस और नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। जब हम एक साल की एक अकाउंटिंग ईयर की टोटल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दें करंट ईयर से, द प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो आ जाता है नॉमिनल जीडीपी। और जब हम उसी प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करें किसी बेस ईयर से, तो आ जाता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इकोनॉमी की राइट पिक्चर दिखाता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा लेकिन उसमें प्रोडक्शन के अंदर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से जीडीपी की फिगर बढ़ गई। लेकिन रियल जीडीपी के अंदर अगर जीडीपी रियल में बढ़ेगा, प्रोडक्शन रियल में बढ़ेगी, तो ही जीडीपी में इंक्रीज आएगा। ठीक है जी, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। जो बेस्ट है वो रियल जीडीपी है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ की राइट पिक्चर हमें नजर में आती है। उसके बाद हमने किया था हाउ टू कन्वर्ट द नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, रियल जीडीपी को कैसे, नॉमिनल को कैसे कन्वर्ट करना है। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको इसका करवाया था। इतना ही इंपॉर्टेंट जितना मैंने आपको करवा दिया, ज्यादा डेप्थ में हम इसके नहीं जा रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद एक और टॉपिक था जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी का जो प्राइस इफेक्ट है, जो उसे डिफ्लेट कर दे, उसे रिमूव कर दे, उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। बेसिकली इसे प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ये जो प्राइस इंडेक्स वर्ड आया था ना, इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर फटाफट से खत्म करें, 1 मिनट का टॉपिक है। As we have seen that nominal GDP is affected by both क्या change in price and physical production। नॉमिनल जीडीपी में मैक्सिमम जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। कभी कभी प्रोडक्शन भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम वही। ऑन द अदर हैंड द रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द फिजिकल प्रोडक्शन। अगर रियल जीडीपी में चेंज आ रहा है तो उसका मतलब देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन व्हिच इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। आ जाओ आगे क्या होता है। टू एलिमिनेट मींस रिमूव, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन आउटपुट वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लेटर। हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द चेंजेस और टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। यानी अगर हमारे देश की टोटल जीडीपी 3 करोड़ रुपए अभी दिखा रहा है, 3000 करोड़ दिखा रहा है, और हमें मालूम है वो चेंजेस जो आए हैं पिछले साल के मुकाबले, जो चेंजेस आए हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर का और बटर का, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया लेकिन जीडीपी बढ़ गई थी और हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन वो चेंज क्या था, जस्ट अ चेंज ऑफ प्राइस। उस प्राइस चेंज को रिमूव करना और सही मायने में रियल जीडीपी निकालना, वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लेटर। ये फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला, आगे आ जाओ। जीडीपी डिफ्लेटर मींस योर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। ठीक है जी। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। इसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। वो ये रहा। ठीक है जी। ये क्या मेजर करता है, the average level of prices of all the goods and services which are included in GDP। कैसे मेजर करता है, GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP multiplied by 100। nominal GDP upon real GDP multiplied by 100 is equal to GDP deflator। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है, मैंने भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द nominal GDP is 15,000 and the real GDP is 12,000, तो GDP deflator क्या होगा, GDP deflator will be 15,000 divided by 12,100 is 125। यानी प्राइस इंडेक्स कितना आ जाएगा, 125। बस फिर हम कन्वर्ट कर सकेंगे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, क्योंकि विदाउट प्राइस इंडेक्स वी कैन नॉट कन्वर्ट दैट। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमें फाइंड आउट करना होगा। कभी कभी आपको गिवन होगा इस तरीके से, ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कभी कभी आ जाता है पेपर में, इसलिए करना है। आपको नॉमिनल जीडीपी दे देगा, रियल जीडीपी दे देगा और बोलेगा नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर दो।
आपसे बोलेगा नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करो, और क्या देगा आपको? नॉमिनल जीडीपी दे देगा और रियल जीडीपी दे देगा और बोलेगा कन्वर्ट करो। आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या नहीं होगा? प्राइस इंडेक्स। और ये प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा? नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू। तो पहले ठीक है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स मींस जीडीपी डिफ्लेटर, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकोगे नॉमिनल जीडीपी को किसमें? रियल जीडीपी में। तो ऐसा हिडन क्वेश्चन आपको आ जाता है जहां नॉमिनल और रियल जीडीपी देंगे और बोलेंगे कन्वर्ट कर दो और प्राइस इंडेक्स नहीं गिवन होगा, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। और जहां पे प्राइस इंडेक्स गिवन हो तो जैसा लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही आप फॉर्मूला लगा के फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो ये वाले दो फॉर्मूले छोटे छोटे आप नोट कर लो। एक आपने लास्ट टाइम किया था, एक हमने आज कर दिया। ये कभी कभी 2 नंबर में या 3 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में तो 100% आना ही आना है ना। 1 मार्क्स में तो जीडीपी डिफ्लेटर या फिर कन्वर्शन ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। पिछले 20 साल से आ रहा है, ये तो आना ही आना है। एक तो 1 नंबर में आना है, कभी कभी 2 और 3 में भी आ जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लो। अब हम चले लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जीडीपी के बढ़ने से क्या सही मायने में लोगों का वेलफेयर हो पाता है, लोगों का विकास हो पाता है? क्या लोग खुश हो जाते हैं जीडीपी के बढ़ने से? बस यही मेन इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। बस यही मेन बातें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। क्या सही मायने में जीडीपी के बढ़ने से, क्या सही मायने में जीडीपी के बढ़ने से लोगों का सोशल वेलफेयर हो पाता है? देश का विकास होता है, ग्रोथ होती है, नो प्रॉब्लम। इकोनॉमी ग्रो करती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या सही मायने में लोगों का वेलफेयर हो पाता है? बस यही टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे जीडीपी की लिमिटेशंस, द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, दैट्स ऑल। और फिर टॉपिक एंड हो जाएगा। आप फटाफट से जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे कराऊंगा। तो आ जाओ, ये टॉपिक करते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक है। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप फटाफट से करें। जीडीपी एंड वेलफेयर मैंने लिखा है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। वी नो दैट द रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंक्रीज इन फिजिकल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ये हमें मालूम है, ठीक है जी। मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल पर पर्सन, आर अवेलेबल पर पर्सन, ठीक है जी। जितने ज्यादा गुड्स और सर्विसेज होंगे, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, उतने ज्यादा गुड्स पर पर्सन को मिलेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? जीडीपी तो हमें मालूम है कि रियल जीडीपी के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने गुड्स पर पर्सन अवेलेबल होंगे। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं कर चुका। लेकिन वेलफेयर क्या होता है? द टर्म वेलफेयर रेफर्स टू द सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब किसी का ठीक ठाक होना, खुश होना। दैट इज द टर्म रेफर्स टू द सेंस ऑफ वेल बीइंग, ठीक है जी। बट इन द मैक्रो सेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इट मीन्स पीपल्स वेल बीइंग, मतलब लोगों का ठीक होना। हम यहाँ लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर लोग खुश हैं, लोग ठीक ठाक हैं, तो हम कहेंगे देयर इज अ सोसाइटी वेलफेयर गोइंग ऑन, सोशल वेलफेयर ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देश के अंदर जीडीपी के बढ़ने से क्या लोग सच्ची में खुश हो जाते हैं? क्या लोगों को सब कुछ मिल जाता है, या अमीर ज्यादा अमीर या गरीब ज्यादा गरीब हो जाता है? हम वही पढ़ने वाले हैं। आ जाओ आगे, क्या है? द वेलफेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। कोई इंसान खुश हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से, लाइक कंजम्पशन लेवल, लाइक टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ईटीसी। तो इसका मतलब कोई इंसान खुश होगा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है तो खुश है। अरे जहां वो रह रहा है वहां लॉ एंड ऑर्डर भी सही होना चाहिए। जिस जगह पे वो रहता है वहां पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। किस टाइप के गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, क्या वो चीप गुड्स बाय कर रहा है, क्या वो अच्छी क्वालिटी गुड्स बाय कर रहा है, वो भी एक बार कंसीडर किया जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलफेयर, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, सो वी कैन डिवाइड वेलफेयर इन 2 टाइप्स। हम वेलफेयर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक इकोनॉमिक वेलफेयर और दूसरा नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर।
वेलफेयर अफेक्टेड ओनली बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम, कंजम्पशन, etc इज कॉल्ड इकोनॉमिक वेलफेयर। सिंपल है, मैं समझा भी नहीं रहा हूं। वेलफेयर अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, मोरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट, etc इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। मैं नहीं समझाने वाला। फिर वही बात, द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर, मीन्स द टोटल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सिंपल, वेरी सिंपल, सबसे सिंपल लैंग्वेज। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर दो तरह का होता है और दोनों को मिला के हम टोटल करते तो बोलते हैं सोशल वेलफेयर। सिंपल है, ठीक है जी। अब क्या सही मायने में जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होता है? तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम जीडीपी में सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विस की प्रोडक्शन को लेते हैं, लेकिन एक घर में लेडीज, एक होम लेडी, एक हाउस लेडी जो घर में सारा दिन काम करती है, आपकी मम्मी जो सारा दिन आपके लिए इतनी मेहनत करती है, हम उसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। क्या उनका काम नहीं है सर, वो बहुत मेहनत करती है सर, लेकिन फिर हम उसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे ही बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जीडीपी की, दैट्स व्हाई वी कैन से कि जीडीपी के बढ़ने से ही सिर्फ वेलफेयर नहीं होता। बस एक छोटा सा टॉपिक और फिर खत्म करेंगे, आप ये नोट कर लो। आज और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का इकोनॉमिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हम चलेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक किए और सेकंड चैप्टर में हमने 7 टॉपिक किए थे और फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 टॉपिक किए थे। तो अभी तक टोटल जो हमने किए वो 18 टॉपिक हम कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमने छोड़ रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो सबसे लास्ट में करेंगे। तो टोटल 20 टॉपिक हो जाएंगे 3 चैप्टर। इसके बाहर कहीं पेपर नहीं है, जो कुछ है इन्हीं नोट्स में से है। इसके बाहर पढ़ने की आपको कतई जरूरत नहीं। तो अब जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था जीडीपी एंड वेलफेयर। मैंने कहा था जीडीपी के बढ़ने से क्या सच्ची में लोगों का वेलफेयर होता है? क्या जीडीपी के बढ़ने से लोगों का सोशल वेलफेयर हो पाता है? क्या लोग सच्ची में खुश होते हैं या जीडीपी के बढ़ने का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिल जाता है? तो हम पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट टॉपिक वो है limitations related to GDP as an index of social welfare. नो डाउट जीडीपी के बढ़ने से कोई भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन उसकी फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं व्हेन इट्स कम टू सोशल वेलफेयर। ठीक है जी। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है जीडीपी की? द फर्स्ट लिमिटेशन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसे मैंने कहा, एक हाउस वाइफ का सारा दिन किचन में काम करना, सारा दिन बच्चों की सेवा करना, सारा दिन बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, कपड़े धोना, उनके बैग तैयार करना, सब कुछ करना, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम उसे मॉनेटरी वैल्यू में चेंज नहीं कर पाते, इसीलिए उसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। और फिर इतनी सेवा जब एक माँ अपने बच्चों की करती है, एक हाउसवाइफ जब अपने घर में इतनी सेवा करती है, तो उससे वेलफेयर तो होता है, सोशल वेलफेयर तो होता है, लेकिन हम उसे इंक्लूड नहीं कर पाते। ये जीडीपी का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को हम इंक्लूड नहीं कर पाते। तो पहला क्या हुआ? मैनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएट। हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। पैसे में हम इसकी वैल्यू को निकाल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ। एक हाउसवाइफ का, एक मम्मी का सारा दिन घर में काम करना, हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। उसके बाद किचन गार्डनिंग। अगर आपके साथ किचन में छोटा सा गार्डन है जहां पे आप सब्जियां उगाते हो, फिर आपको सब्जी मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ती, उससे भी तो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। उससे भी तो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। आपको अच्छी ताजी सब्जी खाने को मिलेगी तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, सब्जी मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो आपके पैसे बचेंगे। उसको भी हम इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाती। ईटीसी आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास ये डाटा ही अवेलेबल नहीं है। अगर हम वैल्यू किसी के निकाल भी ले तो हमें इसका ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, कितनी माएँ घरों में भी काम कर रही हैं, हमारे पास डाटा नहीं है। तो ये जीडीपी का एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है,
जीडीपी के अंदर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आइटम्स को हम इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए जीडीपी डज नॉट गिव द राइट पिक्चर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। यह हर लाइन के बाद आप लिखना, ठीक है जी। चलो आगे, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी ओनली इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। जितने भी फाइनल गुड्स एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, जब उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बेस ईयर के प्राइस से, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी आ जाएगा। जब उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर प्राइस से, तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी हमें वैल्यू तो बता देगा कि कितनी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ और क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि जो इनकम हमने जनरेट की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्या पैसा जो हमने कमाया वो सब में बराबर बांटा गया, ऐसा नहीं बताता। Whether the income has been distributed equally or not, तो जब तक इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो अमीर ज्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब ज्यादा गरीब हो जाएगा। इसीलिए जीडीपी के बढ़ने से सोशल वेलफेयर होगा, ऐसा कोई पक्की बात नहीं है, ठीक है जी। लो, यही हमने लिखा, बट इट डज नॉट हाईलाइट दैट वेदर द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट एन ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। सिंपल पॉइंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। आ जाओ आगे, ऑल प्रोडक्ट मे नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को डायरेक्टली चाहिए और उससे उसका डायरेक्ट वेलफेयर होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली भी ह्यूमन वेलफेयर करती हैं, जैसे मिलिट्री सर्विसेज, जैसे पुलिस सर्विसेज। पुलिस क्या करती है? क्या आपको कोई गुड्स देती है? क्या पुलिस से आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और उसका होना भी जरूरी है। मिलिट्री क्या करती है? सर, वो बॉर्डर्स अपने मेंटेन करती है ताकि दुश्मन अंदर ना आ जाए। हाँ सर, हाँ, यही करती है। ये इनडायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर है, इनडायरेक्टली सोशल वेलफेयर है। लेकिन एक गरीब इंसान को, एक गरीब आदमी को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो मतलब है रोटी से, कपड़े से और मकान से, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जिससे उसका सीधा वेलफेयर होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जीडीपी का। ये देखो, क्योंकि जीडीपी के अंदर हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो मिलिट्री सर्विस, यानी अगर हम बंदूकें बना रहे हैं, तोप के गोले बना रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज बना रहे हैं, उससे एक नॉर्मल आदमी का सोशल वेलफेयर कैसे होगा? उसे इस बात से कुछ लेना देना कि हिंदुस्तान में क्या बन रहा है, उसे तो मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान से। लेकिन हम तो जीडीपी में सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि सभी आइटम सभी को इक्वली वेलफेयर नहीं दे सकते। आप मेरी बात समझे? अभी एक तरफ दूध बन रहा है, दूध के पीने से सेहत बनती है, और दूसरी तरफ शराब बन रही है, शराब के पीने से सेहत खराब होती है। दूध को भी आप, दूध की प्रोडक्शन को भी आप जीडीपी में इंक्लूड करते हो, और शराब की प्रोडक्शन को, मतलब अल्कोहल की प्रोडक्शन को भी आप जीडीपी में इंक्लूड करते हो। दोनों की प्रोडक्शन को आप जीडीपी में इंक्लूड करते हो, पर दोनों इक्वली बेनिफिट नहीं देते। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ, समझ गए सर पॉइंट। तो ये देखो क्या है, जीडीपी इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फूड आर्टिकल्स, हाउस, क्लोथ्स, पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, etc. Some of these products contribute more to the welfare of the people, like food, clothes and etc. कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा वेलफेयर देती हैं, and some like police services may comparatively contribute less. सोशल वेलफेयर तो होगा पुलिस सर्विसेज, पर अगर हम कंपेयर करें तो एक गरीब आदमी को पहले खाना चाहिए, ना कि पुलिस सर्विसेज इन द सोसाइटी, एंड मे नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्योंकि जीडीपी के अंदर तो हम हर चीज की प्रोडक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। दूध की प्रोडक्शन की तो वो भी जीडीपी में आ गई, शराब, अल्कोहल की प्रोडक्शन की तो वो भी जीडीपी में आ गई। अल्कोहल पीने से दुनिया मर रही है और दूध पीने से लोग सेहत बना रहे हैं, दोनों को जीडीपी में इंक्लूड कर दिया। क्या दोनों से बराबर का वेलफेयर हो पाएगा? नहीं सर, नहीं। शराब पीने से कोई वेलफेयर नहीं होता सर, घर के घर बिक जाते हैं सर, हमने देखा है सर। तो वो बोलो ना, उसको भी हमने इंक्लूड किया जीडीपी के अंदर। आई मेरी बात समझ? इसीलिए जीडीपी डज नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ सोशल वेलफेयर, वी कैन से दैट। ठीक है जी, आज लास्ट पॉइंट पढ़े, एक्सटर्नलिटीज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यू नो एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज वो चीजें होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं
जिनके करने से किसी को फायदा हो या करने से नुकसान हो, और उसके लिए कोई आपको पेमेंट भी नहीं करेगा और आपको पेनलाइज भी नहीं करेगा। मान लो आपके घर के बाहर एक गड्ढा था, वहां से रोज लोग निकलते थे और लोग उस गड्ढे में गिर जाते थे, साइकिल उसमें गिर जाती थी, कभी कोई बुजुर्ग कभी कोई बच्चा उस गड्ढे में गिर जाया करता था। आपने गवर्नमेंट की वेट नहीं की, आपने मिट्टी ली, उसमें सीमेंट मिलाया और उस गड्ढे को भर दिया। आपने लोगों के वेलफेयर का काम किया। इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने नहीं आएगा, नोबडी विल पे यू फॉर दैट, लेकिन इससे लोगों का भला हुआ और इस चीज को, इससे लोगों का वेलफेयर हुआ, लोग गिरने से बच गए। 2 दिन पहले उस गड्ढे में कोई गिरा था और उसकी बाजू टूट गई थी, उसे डॉक्टर को 15,000 रुपए देना पड़ा। अब क्योंकि आपने वो गड्ढा भर दिया, अब उसमें कोई गिरेगा नहीं। आप समझे मेरी बात? इससे लोगों का भला तो हुआ, लेकिन इसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज, इन्हें हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने पैंडेमिक आया, ये महामारी आई, लोगों ने कितना खाना बांटा, लोगों ने कितना सामान बांटा, किसी ने चप्पलें बांटी, किसी ने कुछ बांटा। ये लोगों का भला लोग कर रहे हैं। पीपल आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ अदर्स, बट आर वी गोइंग टू इंक्लूड दिस इन जीडीपी? नो. So how can we say that GDP give us the true picture of social welfare? It means it does not give. तो सोशल वेलफेयर की ट्रू पिक्चर जीडीपी नहीं देता। जीडीपी विल नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ सोशल वेलफेयर। फिर एक और एग्जांपल लो, आपके घर बाहर एक बहुत अच्छी रोड थी, घर के बाहर आपने बीचों बीच एक गड्ढा खोद के वहां पेड़ लगा दिया। अब क्या होगा सर? रात को लोग आएंगे और उन्हें दिखेगा नहीं और पेड़ पे टक्कर मार देंगे, कारें वहां से निकल नहीं पाएंगी, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको कोई उसके लिए पेनलाइज नहीं करने वाला, लेकिन उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जब आपने बाहर सड़क के गड्ढा भरा था और लोगों की हेल्प की थी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ना तो पॉजिटिव को हम इंक्लूड करते हैं और ना ही नेगेटिव को हम इंक्लूड करते हैं। तो जीडीपी के अंदर हम एक्सटर्नलिटीज को इंक्लूड नहीं करते, और उसके होने से लोगों का वेलफेयर भी होता है और कुछ से लोगों को नुकसान भी होता है। हम दोनों चीजों को इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी डज नॉट गिव द रियल पिक्चर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी से वेलफेयर की रियल पिक्चर नहीं मिलती, हम ये कह सकते हैं। हाँ सर, हाँ, हमें समझ में आ गया। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। आप पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द हार्म एंड बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल of the activity caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized, जिसके लिए ना तो उन्हें पे किया जाता है ना पेनलाइज किया जाता है। Activities resulting in benefit to others are called positive externalities and increase welfare, whereas the activities harm others are called negative externalities. We do not include the positive externalities as well as the negative externalities in GDP. We can say that GDP does not show or does not provide the real picture or the right picture of social welfare. Or we can say GDP is not an index of social welfare. ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर को खत्म किया। हमने पिछले 1 महीने में अभी तक 2 चैप्टर और 2 टॉपिक खत्म किए। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से प्रैक्टिकल का आना 100% कंफर्म है। अब वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब वो 3 जो हमने रूल बनाए थे, उन रूल्स को लेते हुए हम नेशनल इनकम निकालेंगे। 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करो और इसका टेस्ट हम बहुत जल्दी लेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करो बच्चों। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।